के गवर्नर गवर्नर और गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल। ठीक है, पहले हमको ये समझना है गवर्नर एंड गवर्नर जनरल, या किस तरह से हमारी चीज़ों को कैप्चर किया अपनी कूटनीति से चलते हुए, लोगों को लालच दे करके। क्योंकि बंगाल, मैंने कहा कि वहाँ पर बहुत सारे आपका इंडस्ट्रीज़ था, और इंडस्ट्रीज़ होने का कारण था वहाँ पर जो आपका रेशम का व्यापार हुआ करता था, जो वहाँ पर सिल्क का बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा था। और साथ में वहाँ पर जो साथी आपका फसलें, यानी कि अगर हम बात करें खाद्यान्न की, वह भी बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर पैदा होता था। तो बंगाल में बहुत सारे संघर्ष हुए। जैसे हम आपसे पूछें प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757, वह अंग्रेजी शासन की शुरुआत का एक युद्ध माना जाता है। और फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो 1764 में, उसको अंग्रेजी राज की स्थापना का कारण माना जाता है। तो अंग्रेज अधिकारी भारत में एंटर कर ही रहे थे। तो इस क्रम में सबसे पहले यहाँ पर नोट बना लेना एक, क्या बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो उसका नाम है आपका, क्या बोलेंगे, रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, क्या बोलेंगे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ये व्यक्ति था आपका रॉबर्ट क्लाइव। जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य आगे बढ़ा, तो फिर बंगाल को क्या बोलेंगे, जो बंगाल का गवर्नर था उसका पद कर दिया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। आगे आने वाली कक्षाओं में हम समझेंगे इसको। तो अभी आप नोट बना लीजिए, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर इसी गवर्नर को क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। इसको बना दिया गया, और बिहार उड़ीसा जैसे क्षेत्र इसके अधीन कर दिए जाएंगे। तो कौन व्यक्ति बना था ये आपको बताना है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये बना था आपका कौन, ये था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था ये आपका 1773 के किस एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट से। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसको बनाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट से। ओके, फिर क्या हुआ, और एक्सपेंड इन्होंने किया, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको बना दिया गया भारत का पहला गवर्नर जनरल। भारत का, अभी नोट डाउन करें फिर हम चीज़ों को समझेंगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन व्यक्ति बना था, गवर्नर जनरल आपका बना था विलियम बेंटिक। कौन व्यक्ति बना था, विलियम बेंटिक बना था, बेंटिक। और ये प्रावधान हुए थे किस एक्ट से, हमने आपको पढ़ाया हुआ है सब, 1833 के एक्ट से इसको बनाया गया था विलियम बेंटिक को। यानी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ये हो गया। और फिर 1857 की क्रांति होती है, और 1857 की क्रांति में क्या हुआ, संपूर्ण भारत एक साथ खड़ा हुआ। मतलब छिटपुट जगह 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 ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में आए। तो क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका शासन ले लिया गया क्राउन ने, और 1858 से क्राउन का शासन शुरू हुआ था। ये हमने आपको पॉलिटी की क्लासेस में बताया था। 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी से उन लोगों ने शासन प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया, और एक एक्ट लेके आए थे 1858 का एक्ट। और उसमें क्या बोला गया, अब गवर्नर जनरल नहीं होगा, और भारत में अब होगा वायसराय। भारत का पहला वायसराय कौन बना था, जिसकी हेल्प के लिए एक आपको पता भी होगा भारत सचिव भी था, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। ये कौन व्यक्ति बना था, तो ये बना था आपका कैनिंग बना था। और कैनिंग बना था ये आपका 1858 के एक्ट से, 1858 के एक्ट से। अभी आपको ये चार ध्यान रखने हैं, बाकी हम आपको बाद में बताएंगे।
कि स्वतंत्र भारत जब हुआ तो वो स्वतंत्र भारत के समय पे बात करेंगे कि माउंटबेटन को वो जिम्मेदारी मिली, और पहले भारतीय बने स्वतंत्र भारत में वो थे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि गांधी जी के समधी थे, फिर उनको वह जिम्मेदारी मिलती है। तो ये चार हमेशा याद रखेंगे मुख्य बिंदु। बोले जी। हाँ जी भैया, इन चारों को याद रखेंगे। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव बना, क्लाइव के बाद में हेस्टिक बना, गवर्नर जनरल बना, और पहला गवर्नर जनरल बेंटिक बना, और भारत का पहला वाइसराय जो है वो कैनिंग बनता है। अब आगे चलें, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर तराइन के 2 वॉर आपने बताए थे, लेकिन 3 वॉर हुए हैं, हमने सर्च किया नहीं दोस्त, हमने भी आपको 3 ही बताए हैं, आप शायद कक्षाओं में सो गए थे। 1191, 1192 और 1215। आप एक बार अपने नोट्स को ध्यान से ही देखना, ठीक है। सर गवर्नर बंगाल में ही क्यों बने? दोस्त ऐसा नहीं है गवर्नर सिर्फ बंगाल में ही बने, लेकिन इनके शासन की शुरुआत बंगाल से हुई, तो ये प्रभाव इनका रहा और शुरुआती शासन में इनका योगदान रहा। आप अभी थोड़ी देर बाद आप एक पढ़ते होंगे नाम थॉमस मुनरो, वो भी मद्रास का गवर्नर था, लेकिन सभी इनके अधीन रहते थे, क्योंकि इनका जो मुख्यालय था, या ये कहें इनका जो सेंटर था, वो बंगाल था, इसीलिए बंगाल के नाम से संबोधित किए जाते हैं। और यहाँ पर आप देखिए जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ा है, तो यहाँ पर बंगाल नहीं है, यहाँ पर किसका जिक्र आ गया है? भारत का। तो ऐसा कोई राय मन में ना बनाए कि ये सिर्फ बंगाल में बने, देखो धीरे धीरे ये भारत में बने, क्योंकि शासन की शुरुआत बंगाल से हुई, तो शुरुआती दौर पर हम आपका क्या बोलते हैं, उनको बंगाल कहते हैं। शुरू करें, तो पहला व्यक्ति कौन है? पहला व्यक्ति कौन बना बंगाल का गवर्नर? तो वो है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को जो ये जिम्मेदारी मिलती है साथी, रॉबर्ट क्लाइव को ये जो जिम्मेदारी मिलती है, ये 2 बार मिली। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का, बताएंगे कौन कौन सा पोस्ट है इसके पास? गवर्नर है भैया। तो इसको जो जिम्मेदारी मिलती है, एक बार तो इसको जिम्मेदारी मिलती है 1757 से लेकर के 60, इसके बाद में ये वापस चला जाता है और फिर से आता है 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद में, और तब रहता है 67 तक। रॉबर्ट क्लाइव याद रख लेना, यह 1743 में भारत आया, 1743 में भारत आया। किस पोस्ट पर आया था भारत में, ये बताएं जरा फटाफट से सारे लोग कमेंट करके। मैंने आपको बताया है, ही केम टू इंडिया, ही केम टू इंडिया इंडिया इन इन 1743, 1743 में भारत आता है, और इसी को हम बोलते हैं भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता। भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कौन है? विचारक हो चुके होंगे कि आप आंसर देंगे किस युद्ध की वजह से इसको कहा जाता है भारत में जन्मदाता, बताएंगे। भैया क्लर्क के पोस्ट पर आया था, सही आंसर है, तो क्या बोलेंगे? फादर ऑफ ब्रिटिश रूल, फादर ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, फादर ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता इसको कहा जाता है। किस युद्ध की वजह से कहा जाता है? तो हमको हमेशा याद रखना है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तो बंगाल का गवर्नर कौन था, ठीक है, लिख लेना यहाँ और अच्छे से याद रहेगा। प्लासी की विजय के, प्लासी की विजय की वजह से इसको कहा जाता है। क्या रीजन है? क्योंकि इसने प्लासी का युद्ध जीता और बंगाल में किसको हराया था? सिराजुद्दौला को हराया था, याद रख लेना। बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया, बंगाल में द्वैध शासन, द्वैध शासन लागू किया। तो बड़ी समझने का टर्म है द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, क्या बोलेंगे? डायार की, डायार की। किस वर्ष में डायार की शुरू हुई थी, कौन बताएगा? इन बंगाल। तो ये शुरू हुई थी आपका, क्या बोलेंगे भैया? डायार्की को अगर हम बोले तो 1765 में शुरू हुई, 1765 में शुरू, यानी इसके कौन से कार्यकाल में हुई है? तो इसके दूसरे कार्यकाल में शुरू हुई थी, ठीक है। अब इन सारी घटनाओं को हमको समझना है बड़े ध्यान से। देखो, सबसे पहले हमको समझना है बंगाल में द्वैध शासन को, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और यहाँ नोट बनाना है इसका, बंगाल में द्वैध शासन, ये क्या चीज थी? बंगाल में द्वैध शासन, हमने आपको बताया था कि बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध में किसको हराया था अंग्रेजों ने? तो आप कहेंगे एक समूह था भैया, वो समूह में एक तो था मीर कासिम, और मीर कासिम का सहयोगी अवध से कौन था? सजाउद्दौला, और साथ में जो मुगल सम्राट था जिसका नाम था आपका शाह आलम द्वितीय।
एक तीनों एक आपका इकट्ठे होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ने के विचार से अपने मन में ऐसा एक ख्याल ला करके उससे युद्ध करते हैं, लेकिन हार होती है। और बक्सर के युद्ध में आप सबको पता होना चाहिए, जो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई तो उसने संधियां की थी, दो संधियां की, आप सबको पता होगा, इलाहाबाद की संधियां। और इलाहाबाद की संधि, जिसमें एक संधि हुई 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी जो ट्रीटी साइन हुई वो हुई साथी आपका 16 अगस्त 1765 को। इन संधियों के द्वारा उन्होंने किसके ऊपर शिकंजा कसा था? एक तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला पर, ठीक है, जिससे उन्होंने क्या किया था, कड़ा और इलाहाबाद के किले किसको दे दिए थे? आपका मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए थे। साथ में 50 लाख रुपया लिया था उन्होंने, किससे? आपका, आप कहेंगे सुजाउद्दौला से लिया। लेकिन शाह आलम को पेंशन दी, ठीक है, कि कहीं मतलब ये लोग सोचते थे कि कहीं इकट्ठे एकदम से विद्रोह ना हो जाए, तो शाह आलम को एक पेंशनर बना दिया इन्होंने, और एक पेंशनर बना दिया 26 लाख रुपए की पेंशन दे करके। यानी कि मुगल सम्राट अब सिर्फ एक रबर की स्टाम्प मात्र रह गया था, उसके पास कोई शक्तियां नहीं बची थी। यानी उन लोगों के पास कोई शक्तियां नहीं बची जिनसे कभी ये व्यापार की परमिशन मांगा करते थे। तो ऐसी स्थिति देश में आ गई। तो ऐसी स्थिति देश में आई तो क्या बोलेंगे? उसके बाद में इन्होंने क्या किया था? मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि निजामत के लिए अंग्रेजों ने कितने रुपए बंगाल के नवाब के लिए फिक्स कर दिए थे? तो आप कहेंगे 53 लाख रुपीज। तो कभी भी हम जो द्वैध शासन की बात कर रहे हैं तो इसमें दो तरह का शासन था। दो तरह का शासन कैसे? एक तो दीवानी इसमें हो गई, क्योंकि इलाहाबाद की संधियों से क्या किया उन्होंने? दीवानी प्राप्त कर ली। और दीवानी कहाँ की मिली थी उनको? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उनको मिल गई। ये उनको दिया किसने? शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है, क्योंकि अब ये पावरफुल थे, वो अपनी तरह से ट्रीट कर रहे थे। तो दीवानी का मतलब क्या होता है? दीवानी का मतलब था कर का संग्रहण, या बोले राजस्व का संग्रहण। जो भी यहां से पैसा इकट्ठा होगा, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, राजस्व का संग्रहण, वो कौन करेगा? ध्यान से समझना भैया, सारे पहलू आपके सामने होंगे और आप आज जान पाओगे कि किस तरह भारतीयों को लूटते थे। राजस्व का संग्रहण यानी कि कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ये किसके हिस्से में गया? तो ये अधिकार ले लिया इनसे आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार मिला, ठीक है, ये राइट मिल गया उनको, ईस्ट इंडिया कंपनी। और दूसरा एक चीज क्या थी? निजामत। निजामत के लिए, जिसके लिए इन्होंने कहा था कि भैया हम तुमको इकट्ठे पूरी साल के लिए 53 लाख रुपए देंगे। और उस निजामत में क्या क्या होता था? प्रशासनिक जितने भी कार्य होंगे, प्रशासनिक जितने भी कार्य होंगे, प्रशासनिक जितने भी कार्य होंगे, या अगर हम आपसे बात करें जितने भी रक्षा संबंधी कार्य होंगे, या कानून संबंधी जितने भी कार्य होंगे, ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी आपका विषय थे, ये सब निजामत के अंदर उन्होंने रख दिए। अर्थात जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स थे, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स थे, ठीक है, या सब्जेक्ट्स थे, डिफेंस से संबंधित मतलब उस राज्य की, बंगाल की सुरक्षा आदि का कार्य, वहां पर कौन से लॉज होंगे, ये सब कार्य उन्होंने दे दिए किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ये कार्य मिले निजामत के किसको? बंगाल के नवाब को। कौन था बंगाल का नवाब जिसको ये मिला था सबसे शुरुआत में? नाम बताएं उसका। इतने अच्छे छात्र होने का परिचय दें एक बार। बंगाल के नवाब को ये राइट्स में, बंगाल के नवाब को। अब आपको ध्यान से समझना है, देखिए मेरे दो प्रश्न आप सब लोगों से रहेंगे। पहला, नजमुद्दौला रहा भैया, बहुत बढ़िया। देखो तो यहाँ पर दो चीजें क्या हैं? पहली चीज तो मुझे बताएं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल गई है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में तो पैसा आएगा। पैसा कौन इकट्ठा कर रहा है? फंड किसके पास जा रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। और नवाब को कोई भी कार्य करने के लिए किस पर आपका डिपेंड रहना होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी पर। यानी पैसा कौन देगा नवाब को? तो ये कितने रुपए देते थे इसको निजामत के लिए? 53 लाख रुपीज। याद है सबको? हाँ जी भैया। यानी सारी व्यवस्थाएं किसके जिम्मे हैं? तो वो 53 लाख रुपए में निपटारा करना है बंगाल के नवाब को। यानी उत्तरदायित्व किसके हिस्से में आया? रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको मिली हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहां दो चीजें आपको देखनी है कि जो बंगाल का नवाब था इसको मिली यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और कोई अधिकार इसको नहीं मिला है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज यानी आप समझ रहे हैं, इसको उत्तरदायित्व मिल गया है, यानी इसको सारे उत्तरदायित्व को निभाना है, लेकिन कोई अधिकार इसके पास में है क्या? तो आप कहेंगे लेकिन अधिकार अर्थात राइट्स इसके पास में नहीं है। अधिकार इसके पास में नहीं है, उत्तरदायित्व इसके पास में है।
वहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी को आप देखिए, उनके पास अधिकार तो सारे हैं लेकिन उत्तरदायित्व कोई है? हाँ या ना बताएं, बात समझ गए?